नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा सोनी जी। अनुपमा जी आप लोगों से तीसरी बार रूबरू हो रही हैं और एक और बड़ा ब्यूटी पेजेंट इन्होंने जीता है। यह है एशिया इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट जिन्होंने अपने नाम किया मिसेज एशिया इंटरनेशनल। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट था जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो खिताब अपने नाम किया। अनुपमा जी आपका जनटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये एक मंजिल और आपने अपने नाम की है और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मैं ये रास्ता जानना चाहूंगा कि जैसे पहले आपने मिसेज इंडिया का खिताब जीता, एक और खिताब आपके नाम किया, ये तीसरा खिताब आपने जीता है और हम दुआ करेंगे कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। इसके लिए कोई रूट लाइन या कुछ अगर कोई भी करना चाहे तो क्या क्राइटेरिया हो इसका, कैटेगरी में जाने के लिए क्या क्या जाना चाहिए? मैं जिस पेजेंट के थ्रू मिसेज इंडिया बनाई गई थी वो एक बड़ा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है और आजकल जैसे कि कई सारे पेजेंट स्टार्ट हो चुके हैं कि सब अपने आप को क्लेम करते हैं कि मिसेज इंडिया बनाते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि इन पेजेंट्स से आपको बाहर जाने का अवसर मिलने वाला है, क्या आप कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है और ये इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाली महिलाएं हैं वो किस स्तर की होती हैं और इसकी डायरेक्टर कौन है। तो बहुत सारी चीजें रहती है इसके अंदर। इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सिर्फ है कि आप शादीशुदा होने चाहिए, चाहे आप 25 साल के हो या आप 65 साल के हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर नानी दादी भी पार्टिसिपेट कर सकती है क्योंकि उनकी एक अलग कैटेगरी होती है जिसे कि सुपर क्लासिक कहा जाता है। तो उम्र के हर पड़ाव पे शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद में आप हर तरीके से अपने आप को शोकेस कर सकते हो, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो। जो इच्छाएं, जो ड्रीम्स आपके फैमिली को रेस करने में रह गए थे अधूरे, उन ड्रीम्स को आप वापस से जी सकते हैं जैसे कि आप शादी के पहले करना चाहते थे, वो सब कुछ आप पॉसिबल है। सबसे अच्छी बात इन मिसेस पेजेंट की होती है कि सर ये कोई मॉडल को नहीं तलाशते हैं, ये एक रोल मॉडल को तलाशते हैं। जो रोल मॉडल आपके अपने घरों में होती हैं, आपके अपने समाज में होती हैं, आपके आसपास ही होती हैं और जो रोल मॉडल बन जाती है ताकि और आसपास की लेडीज को एक इंस्पिरेशन मिल पाए और वो उनको देखकर ये सोचें कि अरे ये तो अपने में से ही एक है और मतलब जब इन्होंने जीत लिया है तो ये हमारे लिए भी कुछ मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। और एक मैं कहना चाहूंगा कि एक मोटिवेशनल अवार्ड कहूंगा इसको ब्यूटी पेजेंट से ज्यादा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि कई बार ये सोचा जाता है कि आफ्टर मैरिज बस अब कोई पता नहीं मैरिज लोग शामिल हो पाए नहीं हो पाए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक टाइटल और उससे प्लेटफॉर्म जो दिया गया है होना चाहिए। कोई ऐसा भी वाकया आया सामने कि सास और बहू दोनों एक साथ में आई हो, कहीं किसी कंट्री से या इंडिया में किसी प्रदेश से? सर सास बहू को मैंने एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं देखा है, पर मैंने देखा है कि जब बहुएं पार्टिसिपेट करती हैं इन ब्यूटी पेजेंट में तो सास उनके साथ में खड़ी होती हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, बहुत ज्यादा खुश होती है, सेलिब्रेट करती है उनके प्रेजेंटेशन पे। जीतना या हारना मतलब ये तो एक डेस्टिनी होती है, पर जो आपको एनकरेजमेंट आपकी मदर इन लॉ से मिलता है, माँ तो सभी के साथ में होती है, पर जब शादी के बाद जब आपकी मदर इन लॉ आपको इनकरेज करती हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देख के बहुत खुश होती है, लोगों को बताती है, गर्व से फूलती हैं, तो ये सच में एक अलग तरीके का अचीवमेंट है। आप ओवरजॉयड होते हो, अब आपको लगता है कि हाँ आप सच में कुछ अच्छा कर रहे हो, तो फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लेकिन हर्डल्स आती हैं, बात होती होंगी आपस में जब आप लोग जाते हैं, क्योंकि सहज नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारी आफ्टर मैरिज एक दोहरी भूमिका महिला की हो जाती है। परिवार भी संभालना होता है, एक नई जगह है, आपको अपनी एक जगह भी बनानी है। तो कुछ ऐसी एक दूसरे से शेयर भी करते होंगे आप लोग कि कहीं कोई ये बात तो सही है कि मोटिवेट जब तक घर वाले नहीं करेंगे, परिवार के लोग, इन लॉज के लोग जो सपोर्ट नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं कि कितनी परेशानी से वहां तक पहुंचना पड़ता है कि घर वालों को किस तरह से तैयार करना पड़ता है। सर देखिए कि मेरा ये मानना है कि ब्यूटी पेजेंट को लेकर कोई भी
अधिकतर अगर आप देखेंगे तो 99% लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करो शादी के बाद में। हालांकि मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हुए हैं अपने इस जर्नी में, इसमें हस्बैंड ने जाकर वाइफ का नाम पार्टिसिपेशन के लिए दिया है, या मदर इन लॉ बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर उत्साहित हैं कि भाई नई बहू आई है और उसे पार्टिसिपेट करवाना है। तो मतलब उसका जीतना उनके लिए भी एक जीत होती है, उनके लिए एक इज्जत का विषय हो जाता है। तो ऐसे घर हैं लेकिन कम हैं। पर मुझे लगता है कि सपोर्ट से ज्यादा खुद को मेंटली प्रिपेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए कि मैं एक ऐसी जर्नी में जाना चाहती हूँ जहाँ पे मुझे रूट लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी, अपना बेस्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन बनना और क्वीन बने रहना दोनों चीजों में थोड़ा फर्क हो जाता है। आपको उस क्वीन के क्राउन को सस्टेन करना पड़ता है, आपको साबित करना होता है हर जगह कि आप सही में एक रियल चॉइस हो, लोगों ने आपको सही क्वीन बनाया है। तो इस चीज के लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो मेंटली सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, और जब तक आप फर्स्ट स्टेप खुद नहीं लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि फैमिली कैसे सपोर्ट करेगी। सबसे पहले हमें खुद का उत्साहवर्धन करना पड़ता है, हमारा खुद का गोल होना चाहिए। आज हम बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं कि आप इस कंपटीशन में जाओ या उसमें जाओ या इस फील्ड में जाओ, पर जब तक बच्चे का खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा कि मुझे इसमें जाना है, वो फोकस नहीं रहेगा, तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से इसको आप एक कंपटीशन मान के चले या एक अच्छी सी जर्नी मान के चले या अपनी ग्रूमिंग मान के चले। मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन इतना जरूरी है ना कि जीतना, क्योंकि आप हमेशा कुछ पाते हो इन प्लेटफॉर्म्स पे, होते कुछ भी नहीं हो। आपको अचानक ये सब कुछ कैसे रहा? बिफोर मैरिज कोई ब्यूटी पेजेंट किसी को आपने पार्टिसिपेट करने की कोई कोशिश की थी, या शुरू से आप चाहती थी कि हाँ मुझे भी कभी कुछ इस तरह से जाना? डॉक्टर अनुपमा सोनी इस रूट पे कैसे निकली? सर एक्चुअली मेरी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी जब मैं स्कूल में थी, और सबसे पहले मिस 10th का खिताब मिला था। गुड। फिर उसके बाद मिस स्कूल का मैंने टाइटल जीता था। उसके बाद में कॉलेज में मिस फ्रेशर्स का भी मिला। तो क्योंकि मैं फैसिनेटेड थी इन सब चीजों को लेकर स्टार्टिंग से, और जब ये टाइटल्स मिलते गए एक के बाद एक, और जिसमें मुझे कोई बहुत ऐसा टफ कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ा, तो मुझे एक तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, और मन में एक चाह थी उसी टाइम से कि किसी दिन मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं जरूर शायद उस पर बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊंगी, और हो सकता है वो टाइटल मेरा हो जी। तो ये सोच थी मेरे अंदर। लेकिन उसके बाद में क्योंकि 12th तक आते आते ये चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि पढ़ना है और प्रोफेशनली क्वालिफाइड बनना है सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी चीजें करेंगे। फिर प्री मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करी, उसके बाद उसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद तो फिर एक बार मेडिकल लाइन में आने के बाद में देयर इज नो लुकिंग बैक। आपको कंटिन्यूस 6 साल निकल गए अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने में, 3 साल मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी करने में निकल गए, तो 9-10 साल से पढ़ने में निकले। फिर तब तक उम्र इतनी हो गई थी, ओवर एज ही मान लीजिए, कि शादी के लिए भी लोग बोलने लगे थे। शादी हुई, बच्चे हुए। फिर लास्ट ईयर ही कुछ ऐसा हुआ कि मेरे बेटे ने देखा कि मिसेस राजस्थान के ऑडिशन निकले हैं, तो क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था, 9 इयर्स का था तब, तो उसको पता था कि भाई ये सब चीजें मम्मी को पसंद है, या ये पहले ऐसा अचीव कर चुकी है, तो उसने मुझे बोला कि आप करो। और मैं बड़ी शॉक थी कि मैं कैसे करूंगी। अब तो वही मेरे अंदर भी वही क्वेश्चन था, शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेंगे। कोई फैशन के लिए मेरा इतना झुकाव भी नहीं था, ना मेरे अंदर इतना सेंस था बहुत अच्छा फैशन को लेकर, और कोई मॉडलिंग मैंने कभी करी नहीं है प्रोफेशनल तरीके से, बट एक चार्म था उसका मुझे प्लेटफॉर्म का। तो उसने मुझे जैसे तैसे तैयार किया, बनाया, उसका जो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि भाई आप कर सकती हो इसको, वो कॉन्फिडेंस, शायद वही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर मैंने इम्बाइब किया, और यहाँ से जर्नी स्टार्ट। यहाँ थोड़ा सा मैंने उल्टा देखा। जनरली पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं, यहाँ बेटा आपका एक, इसके लिए कहूंगा कि मोटिवेशनल वो एक आइकॉन रहा आपके लिए कि हाँ आपको ये करना चाहिए। बस उस लाइन पे परिवार में कहीं कोई रही रुकावट कि नहीं, आप को छोड़िए, क्या फालतू चक्रों में पड़ रहे हो, आपकी अच्छी वाली क्लिनिक चल रही है, इन सब चीजों में टाइम बहुत जाया होता है? ऐसा एक्चुअली मुझे पहले लगा कि मेरी खुद की मदर ही बोलेंगी कि भाई इन सब चीजों में क्यों पार्टिसिपेट करना है, और कुछ समाज में अभी भी इन चीजों को लेकर मन में एक कंजर्वेटिव सोच है
कि ब्यूटी पेजेंट एक अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं तो जो मिसेज वाले जितने भी पेजेंट होते हैं जिनमें शादीशुदा महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, और आप इतनी ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं कि अगर आप लोकल हमारे जयपुर में भी देखेंगे तो आए दिन लोकल कुछ न कुछ टाइटल के साथ में ये ब्यूटी पेजेंट होते हैं। कहाँ गंदगी, सब इसमें अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं, कुछ क्राउन विन करते हैं, कुछ अच्छा करते, कुछ सीखते हैं, कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे मेकअप करना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, टेबल एटिकेट्स कैसे करने हैं। मतलब आप इतना सारा ग्रूमिंग अप आपकी होती है, आप इतना सीखते हो। तो मुझे नहीं लगता अब वो सोच में परिवर्तन आया है। पहले माँ के बारे में मेरे को लगा शायद वो तैयार नहीं होंगी, पर वो बहुत खुश थी मेरे डिसीजन से और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जीत के आना। मेरी बहन ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जो मेरी बड़ी दीदी हैं उनका हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट रहा, हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया और मेरी जर्नी इस वजह से आसान हो गई। बिल्कुल, परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, आप चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे ब्यूटी पेजेंट में हो या किसी भी जगह पे हो, जब तक परिवार के लोग साथ नहीं होते हैं। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है कि आपके फैमिली के मेंबर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, आपका प्रोफेशन होता है, ये सारी चीजों को एडजस्ट करने के साथ ही पीछे से अगर कोई चीज सफर कर रही तो उसे मैनेज कौन करेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये अगर पहली जंग आप जीत लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग होगा। चलिए, और कुछ रोचक तथ्य इसी से जुड़े हुए, ब्यूटी पेजेंट से जुड़े हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुपमा सोनी जी, जिन्होंने हाल ही में एशिया इंटरनेशनल मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम किया है। ये इनका तीसरा खिताब है। मैडम, ये मैं जानना चाहता हूं कि कुछ महिलाएं सामने आई हैं आपके कि जिनको वास्तव में आप भी मोटिवेट करना चाहती हों, लेकिन कुछ पारिवारिक दिक्कतें हैं, समझाने में बड़ी परेशानी है, उनमें टैलेंट है, उनमें वो हुनर है, लेकिन वो आ नहीं पा रही हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ ब्यूटी पेजेंट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि हम कुछ अपने आप को प्रूव कर पाए या जिससे ही हम अपनी ग्रूमिंग कर पाए, ऐसा नहीं है। हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, क्योंकि सबके शौक अलग होते हैं, सबका इंक्लिनेशन अलग होता है, सबके फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है। तो ये डिफरेंट चीजें, जैसे किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है तो वो लेखिका बनती है, कवित्री बनती है, किसी को डांस का शौक होता है तो वो डांस करती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। पर ये है कि कोई भी टैलेंट को जब हम अपने किसी भी टैलेंट को निखारते हैं और उसके साथ में अपनी जिंदगी को जीते तो जिंदगी बहुत रोचक, मजेदार बन जाती है और आप उसको फुलेस्ट जी पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी लेडीज हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, पर क्योंकि उनकी खुद की सोच ऐसी हो गई है अब कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जस्ट सरेंडर कर दिया है सिचुएशंस के आगे कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, मेरे पास तो ये जिम्मेदारी, मेरे पास भी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, लेना छोड़ना है, घर का काम है, सास ससुर है, माँ बाप है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके हम अगर टाइम निकालें तो डेफिनेटली अपने लिए भी जीना बहुत जरूरी होता है। अब तक का जो सफर रहा आपका, इसको कुछ आपने सीखा भी होगा इससे, लेकिन एक एक्सपीरियंस में आपका जानना चाहूंगा, कैसा रहा है ये? सर, मिसेज एशिया इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा अलग था, क्योंकि थाईलैंड में हुआ था और थाईलैंड के रेयोंग शहर में जो बेहद ही खूबसूरत है, वहाँ पे ये था। बहुत सारे देशों की महिलाएं वहाँ आई हुई थी और जिनमें से कुछ देश तो ऐसे हैं जिनमें शायद उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी थी। बट जब हम अपने बातें करते हैं, जब हम अपने इंटरेक्शन हमारी होती थी, तो अधिकतर जो महिलाएं हैं वो सिर्फ अपने फैमिली और अपने बच्चों, उनकी बातें जरूर करेगी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी के अपने बच्चों को लेकर डिस्कस करती हैं कि इतना बड़ा है, इतना छोटा है, क्या क्या उसके शौक हैं। सो वहां पे हम जब 7 दिन थे, बट यू नो एवरीवन वाज मिसिंग देयर चिल्ड्रन वेरी बैडली, और सब ये चाहते थे कि जब फिनाले हो, ग्रैंड फिनाले हो, तो बच्चे उनके पास में रहें, उनको एक स्ट्रेंथ दें। तो चाहे महिला किसी भी देश की, किसी भी बोली की, कैसी भी हो, पर उनका जो कंसर्न है, जो इमोशंस है, वो सब बच्चों से जुड़े होते हैं। कितने कंट्री थे इसमें? इसमें 22 कंट्रीज की लेडीज थी और करीबन 25 कंटेस्टेंट थे। 2 कैटेगरीज में हुआ था, -40 जो मेन मिसेस कैटेगरी है और 40+ जो क्लासिक मिसेस कैटेगरी है उसमें था।
और डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म थाईलैंड के, जो कि जैसे हमारे यहाँ पे अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री मान लीजिए, वो वहाँ पे हमारे साथ में थे। उन्होंने अपना पूरा वहाँ पे हमें जो थाईलैंड की लोकल फार्म होती है, जैसे वहाँ पे जो सब्जियां जो होती हैं थाईलैंड की वो, और जैसे वहाँ पिग है, पिग बहुत खाया जाता है वहाँ पे, तो उनको भी ऑर्गेनिक खाना खिलाया जाता है ताकि अंडे होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पूरा हमें उन्होंने विजिट कराया, पूरा एक दिन वो हमारे साथ रहे और खुद उन्होंने स्पेशल वेजिटेरियन डिशेज हमारे लिए कुक करके हमें सर्व करी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि किसी देश का कोई इतना बड़ा मंत्री हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहा है। इंडिया से अकेले थे? इंडिया से मैं थी, मेरे साथ में मिसेस कैटेगरी, क्लासिक मिसेस कैटेगरी की लेडीज थी और एक और लेडी साथ में थी, तो हम लोग तीन से चार लोग थे वहाँ पे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये सफर जारी रहेगा अभी तो? सर एक इंटरनेशनल क्राउन जीतना था, एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस करना था, एक्सपोजर लेना था, तो मेरे ख्याल में वो तो मेरा कंप्लीट हो गया है। फिर आई डोंट नो अगर आगे भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि नहीं जाऊंगी, और लेकिन अभी हाल फिलहाल प्लान्स में कुछ है जी नहीं। लेकिन जब आपका इतना सफर रहा, आपने इतना स्ट्रगल भी किया इसके लिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है एक तरह से स्ट्रगल तो उसका होता है, सीधा बिल्कुल परोसी थाली किसी को नहीं मिलती, करनी होती है। तो उसको लेकर के आपने कुछ सोचा है कि हाँ मैं दूसरों को मोटिवेट करूं, परिवार में, फ्रेंड्स में, या कोई किसी के लिए एक काउंसलिंग की जाए कि हाँ पाइए आगे जाइए इसमें और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ी सोच बदलने की आवश्यकता है? प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये नहीं पता हम किस पेजेंट में जाना है, तो उसके लिए मैंने एक अपना प्रोफेशनल काउंसलिंग ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें मेरे मैनेजर वगैरह हैं, तो किस लेवल पे किसको काउंसलिंग चाहिए वो डिसाइड होता है। सो जिसको भी इस चीज के बारे में पता करना होता है तो वो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, मेरा वेबसाइट है, मेरी जो पेज है उस पर वो मैसेज कर सकते हैं। ये जो टाइम है, सोशल मीडिया का वक्त भी है और किसी हर चीज के दो पहलू हैं। एक सही प्लेटफॉर्म मिले, आदमी सही रूट पे निकल जाता, लेकिन चीटर्स की कमी नहीं है दुनिया में। तो उनसे कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, कोई पीड़ित आते हो सामने कि हम गलत प्लेटफॉर्म पे फंस गए और बिल्कुल जो देख रहे थे हम देखा वहां कुछ ऐसा है ही नहीं, तो इन ऐसे अगर कुछ केसेस आते हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने जैसे अपनी बात शुरू करने से टाइम भी ये बोला था कि सबसे पहले आपको उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है कि हम किस पेजेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उस पेजेंट में कितनी लेडीज ने पहले पार्टिसिपेट किया, विनर्स कौन थी उसकी, और आप क्या उनके पेजेस को आप देखिए कि वो आज क्या करी। क्योंकि मैं बीइंग अ विनर सिर्फ अपने क्राउन तक सीमित नहीं हूँ, क्योंकि मैं रोड सेफ्टी की गुडविल एम्बेसडर हूँ, तो मैं रोड सेफ्टी के लिए काम कर रही हूँ। मैं जयपुर नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ, बैडमिंटन एसोसिएशन की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ। अभी जैसे परिंदा अभियान था तो उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन था, हमने जाके परिंदे लगाए। तो जहाँ भी सोशल कॉज रहता है, जहाँ जरूरत होती है, मैं जैसे बीइंग अ डेंटिस्ट मैं बहुत सारे डेंटल कैंप्स लगाती हूँ। फ्री डेंटल कैंप्स होते हैं जिसमें हम जैसे अभी लास्ट मेरा डेंटल कैंप लगा था हैंडीकैप पेशेंट्स के लिए। तो हम लोग समय समय पर ही गतिविधि करने से इंसान को जो पर्पस होता है लाइफ का वो भी मिलता है। और सिर्फ ये प्लेटफॉर्म से ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड आप नहीं समझिए, ओवरऑल समझिए कि हम क्राउन जीतते हैं तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। कुछ ऐसे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जैसे मैं कुछ ब्यूटी पेजेंट्स में देखता हूँ, उसमें एक आपका आईक्यू का भी एक राउंड होता है, इसमें क्या क्या रहा, कुछ ड्रेस आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या पहनना है आपको, कुछ उसके भी मार्क्स होते हैं। हाँ, तो क्या खास क्या रहा इस वाले उसके लिए? मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि मैं चरी डांसर हूँ। हाँ, तो मैंने अपना इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल दोनों लेवल पे चरी डांस अपना प्रेजेंट किया था। और मैंने उसमें कालबेलिया ड्रेस पहनी थी, तो मैं कालबेलिया और चरी का फ्यूजन करती हूँ, और जब वो मैं करती हूँ तो लोग एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि कांच के ऊपर, कीलों के ऊपर डांस करना, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो ये परंपरा है, लोग करते हैं, और बाहर के लोग इसे अचंभित होते हैं। स्पेशली जब इंटरनेशनल लेवल पे जब हमने प्रेजेंट किया था, तो जो गवर्नर थे, जिस स्टेट में हमारा ये हुआ, उसके जो गवर्नर थे वो वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट प्रेजेंट थे हमारे टैलेंट राउंड में। तो उन्होंने स्पेशली मुझे आके बधाई दी उस डांस के बाद में, और उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि यू आर नंबर 1 इन दिस परफॉर्मेंस एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू विन द क्राउन। सो मतलब दैट वाज द हाफ विनिंग, कि इतना बड़ा आपको अप्रिसिएशन मिला है
तो उस क्राउन से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है कि लोग सच में ये मानते हैं कि आप इसको डिजर्व कर रहे हो। वो था। फिर नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है सर, उसमें मैं ताजमहल को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे मैंने अपना हवा महल और आमेर, ये मैंने अपने जो लहंगा हमारा घाघरा चोली होता है उस पे मैंने पूरा प्रिंट करवाया था, और ऊपर चेरी रखी थी सर के ऊपर, तो वो पूरा राजस्थानी लुक मेरा था। इंटरनेशनल पे वही कि ताजमहल को हमें सेव करना है, तो अपना लोटस और ताजमहल ये मैंने रिप्रेजेंट किया था वहां पे। और उसके अलावा मतलब जो डांस था मेरा सबसे आई थिंक एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया था मेरी विनिंग का, मैं तो ये कहूंगी। मेहनत भी की उसके लिए आपने? मेहनत सर, आपको अपनी हर एक छोटी छोटी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एक राउंड को क्लियर करने के लिए मेहनत करी है, आपको हर छोटे छोटे राउंड के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और वो तभी होती है। मेरा एक सवाल है थोड़ा सा लीक से हटके, क्योंकि आपने एक बात कही कि हम लोगों की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है जब कोई जिम्मेदारी हम पे आती है या कोई हम किसी प्रेजेंट को विन करके आते हैं। देश में, समाज में, राजस्थान में कुछ घटनाक्रम जिस तरह की दरिंदगी भरी पूर्ण आ रहे हैं सामने, तो इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं जब पढ़ती हूँ ना इन सब चीजों को, या जैसे अभी जो चल रहा है राजस्थान में एट प्रेजेंट, तो मुझे लग रहा है कि हम इतने आगे जब बातें कर रहे हैं कि हमने ये जेट बना लिया है और हमने ये बड़े बड़े मिसाइल्स बना ली हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना ली हैं, पर व्हाट्स द यूज ऑफ ऑल दिस जब आपके खुद के घर में आपकी बच्ची सुरक्षित नहीं है, एक महिला सुरक्षित नहीं है, जो कि अगर अपने परिवार के साथ में जा रही है और उसको सरेआम इस तरीके से परिवार के सामने आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो ये सब हो रहा है सर, मैं बोलूंगी हम कहाँ जा रहे हैं? हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हम जा तो बहुत पीछे रहे हैं, और जितने भी लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, वो दोनों एक दूसरे पे सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही लगा रहे हैं, और खोद खोद कर वो चीजें निकाल रहे हैं, आपने ये किया, आपने ये किया। इनमें से किसी ने भी ये नहीं बोला देश में महिलाओं की हालत जो इस सरकार में थी वो इसी सरकार में भी रही है। लेकिन एक स्लोगन तो कॉमन है इनका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके आसपास कहीं काम करते हुए दिखते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर ये काम कर रहे होते तो ये घटनाएं नहीं होती, और ये एक घटना नहीं है। महिला इतनी असुरक्षित क्यों है? आज मैं अपनी बच्ची, मेरी खुद की बच्ची है, मैं उसको लेके कितना असुरक्षा का भाव महसूस करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है ये सारा सिस्टम चलाने की, जो गवर्नमेंट गवर्न करते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि घटनाएं रुकना बहुत मुश्किल है, राम राज्य नहीं स्थापित हो सकता, लेकिन जो अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिला सकें और किसी भी तरह का कोई लेकुना नहीं रहे, ये हम एक जनता को भरोसा दिला सकते हैं। सर मुझे तो अपना जो जस्टिस, जो जजमेंट सिस्टम है जी, आज अगर आपने किसी महिला ने गुहार लगाई कि भाई मैं अपने पति से प्रताड़ित हूँ या अपने घर में इस तरीके के माहौल से प्रताड़ित हूँ, मुझे न्याय दिलवाइए, जब तक उस महिला की मौत नहीं हो जाएगी उसका डिसीजन ही नहीं आएगा। क्योंकि फैमिली कोर्ट से लेकर फिर अपना सेशन कोर्ट से लेकर फिर अपना हाई कोर्ट से लेकर ट्रायल पे ट्रायल चलता रहेगा, ट्रायल पे ट्रायल चलेगा और उसकी जिंदगी निकल जाएगी। और ऐसा हर केस के साथ होता है। मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर उस जरूरतमंद इंसान की बात कर रही हूँ जो लॉ के साथ में चलना चाहता है और वे सोचता है कि मेरा लॉ पे भरोसा है और मुझे न्याय मिलेगा। तो फिर ऐसे न्याय का क्या मतलब है कि हम जिस चीज को हम मूलत सामने देख रहे हैं, जो घटित हुआ है, पुलिस भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं कि ये घटना हुई है, और उसको साबित करने के लिए हमें वर्षों निकल जाएंगे उसी चीज को साबित करने के लिए। तो विलंब से मिला न्याय भी न्याय नहीं कहलाता, ये कहा जाता है। वो बिल्कुल, तो वो किस तरीके का न्याय है जिसको साबित करने के लिए कि मैंने पानी का गिलास पानी पिया है, लेकिन अब मुझे साबित करना पड़ा है कि सच में पानी मैंने ही पिया है। डॉक्टर अनुपमा, एक मेरा आखिरी सवाल है, मैं जनता के सामने जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? सारे परिप्रेक्ष्य में अपनी चर्चा की, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि हम सरकार, न्याय प्रणाली, पुलिस, इन सबको तो चलो ये एक एक्सटीरियर चीज हो जाती है। सबसे पहले हमें अपने मन में मजबूत बनना है, अपने बच्चों को, अपने लड़कों को सही शिक्षा देनी है, अपने आसपास के वातावरण को, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाना है। एजुकेशन जो की है हर चीज की, एजुकेशन को स्प्रेड करना है और जागरूकता फैलानी है। अगर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी जागरूक करे किसी भी चीज को लेकर, तो जागरूकता फैलेगी और मानसिक लोगों का उपचार हासिल होती है।
बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। मानसिकता, समाज में बदलाव के साथ मानसिकता भी वैसे ही बदलनी चाहिए। आज हमारे ख्याल तो बिल्कुल आदि मानव जैसे रह जाते हैं और हम बदलने की बात पूरी करते हैं कि समाज बदल जाएगा, हम बदल जाएंगे, लेकिन जब तक सोच नहीं बदलेगी समाज की, चाहे वो बाल विवाह की बात हो, चाहे इस तरह के दुष्कर्म के मामले हों या फिर कोई ब्यूटी पीजेंट हो, ये सारी चीजें तभी संभव हैं जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी। समाज में बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, बात होती है, सेमिनार्स में जाती हैं अनुपमा जी, तो एक जन टीवी की पहल है कि समाज में एक सोच बदलने के लिए जिस स्तर पर, जिस प्लेटफॉर्म पर हम कोशिश कर सकते हैं, जरूर कोशिश की जानी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुपमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको शुभकामना देते हैं इस बात की, आपने तीसरा खिताब जीता, आपने नाम किया इस पीजेंट का, और उसके अलावा हम चाहेंगे कि आप हमेशा नाम रोशन करती रहें और जन टीवी के साथ में आप ऐसे ही अतिथि के नाते बनी रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।